कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। करने का वक्त था करीबन 1 बजे से 1:30 बजे, आधा घंटे का रेस्ट लेता था। अच्छा, सुबह या रात को? रात में सर मैं 9 बजे तक पढ़ता था। उसके बाद जितना पढ़ा रहता था ना सर, उसको मैं एक बार सोचता था मैंने हिंदी में क्या पढ़ा, मैंने इतिहास में क्या पढ़ा, मैंने भूगोल में क्या पढ़ा, साइंस में क्या पढ़ा, मैथ्स में क्या पढ़ा, रीजनिंग में क्या पढ़ा। एक बार ध्यान लगाता था, आधा घंटा सोचता था आराम से। ज़्यादा पढ़ने का मन नहीं करता था रात में, क्योंकि बहुत पढ़ लेता था तो थोड़ा थोड़ा कवर करता था। ये नहीं कि इतने घंटा पढ़ना है, बस कवर था कि इतने सिलेबस को पढ़ना है। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है। कभी भी ये मत सोचा करो हमको 6 घंटा पढ़ना है, 4 घंटा पढ़ना है। अपना जो है एम ऐसा बनाया करो हमको इतना पढ़ना है। छत्तीसगढ़ का जनजाति आज कंप्लीट करना है हमको, या मैथ्स का हमको लाभ हानि वाला जो चैप्टर है उसको 2 दिन में कंप्लीट करना है। तो जब आप अपना सिलेबस को बांटते हो, जब आप अपने लक्ष्य के लिए एक जो है रणनीति बनाते हो, तो रणनीति को समय के आधार पर कभी मत बनाओ, क्योंकि समय का और हमारा जो तैयारी है इसका कोई मेल नहीं है। कोई टॉपिक ऐसा है आप जल्दी तैयार कर लोगे, कोई टॉपिक ऐसा है कि आपको 3 दिन लग जाएगा। तो आप टॉपिक के हिसाब से अपना एम बनाइए कि ये टॉपिक देखिए थोड़ा कठिन लग रहा है, थोड़ा बड़ा है, इसको 3 दिन में करना है मेरे को। ये टॉपिक को 2 दिन में करना है। छोटा टॉपिक है, आज ही इसको करना है, आज ही कंप्लीट कर देना है। तो जब भी आप तैयारी कर रहे हो किसी भी चीज़ का, सबसे पहले सिलेबस देखो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होना चाहिए। और जब आप तैयारी कर रहे हो तो अपने टॉपिक को बांट दो आप, है ना। इतना दिन मेरे पास समय है और इतने दिन में ये टॉपिक करना है। और एक चीज़ और है, 100% करने की कोशिश हो सके तो मत करो। जो इम्पोर्टेंट है उसी चीज़ को पकड़ो। जैसे कि ये SSC GD दिलाया और कोई सा भी एग्ज़ाम होता है, उसमें लगभग 40% मैथ्स और रीजनिंग होता ही है, तो उसको तो छोड़ना ही नहीं है। क्योंकि मैथ्स रीजनिंग को छोड़ दिया तो ऐसे ही कंपटीशन से बाहर हो गए। मैथ्स रीजनिंग सब बनाते हैं और मैथ्स रीजनिंग बना के सब जो है कंपटीशन में आ जाते हैं। अब उसके आगे जिसके पास नॉलेज है वो फिर कंपटीशन फाइट करता है। मतलब मैथ्स रीजनिंग हमको बॉर्डर में ले जाके खड़ा कर देता है। अब उसके बाद आपका कितना तैयारी है वो आपको बॉर्डर से आगे बढ़ाएगा फिर। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जब भी आप तैयारी कर रहे हो तो टॉपिक वाइज करो। और कुछ बड़े टॉपिक हैं उसको हमेशा ध्यान में रखो। सबसे पहले तो ये आप देख लीजिए आप कौन से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। जैसे CGPSC का तैयारी कर रहे हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट है छत्तीसगढ़ का, हर जानकारी आपको होना चाहिए छत्तीसगढ़ का। और पहले CGPSC पास करना बहुत आसान था मैथ्स वालों के लिए, क्योंकि इसमें GS और मैथ्स आता था। 50% पूरा मैथ्स रीजनिंग होता था CSET के एग्ज़ाम में। वो सब बना लेते थे इंजीनियरिंग वाले या जो साइंस वाले हैं वो लोग, और छत्तीसगढ़ पढ़ लेते थे। उसको मुगल के बारे में कुछ पता नहीं है, उसको जो है मराठा शासन के बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन भी 50% मैथ्स में कर दिया और ये GS में 50% जो है छत्तीसगढ़ में कर लिया। बहुत बढ़िया रिजल्ट आ गया उसका। लेकिन अभी PSC वालों के लिए क्या है कि जो CSET है वो क्वालिफाइंग हो गया है, तो उसको बस क्वालिफाई करना है। हमको फोकस करना है पूरा छत्तीसगढ़ पे। छत्तीसगढ़ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है PSC के लिए। और अगर आप कोई दूसरा एग्ज़ाम दिलाना चाहते हैं तो बहुत आसान है, मैथ्स रीजनिंग का तैयारी करो और छत्तीसगढ़ का तैयारी करो। अगर छत्तीसगढ़ का एग्ज़ाम दिला रहे हो और छत्तीसगढ़ के बाहर का अगर एग्ज़ाम दिला रहे हो, जैसे SSC वगैरह दिला रहे हो, तो उसमें आप सबसे पहले सिलेबस को देखिए और सिलेबस के हिसाब से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखिए, किसमें से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा है, किसमें से किसका वेटेज ज़्यादा है, वो सबको आप तैयार कीजिए। और एक चीज़ है, मैथ्स रोज़ बना के चेक कराओ मेरे से, डेली 20 क्वेश्चन चेक कराओ मैथ्स का, और डेली न्यूज़पेपर पढ़ो। इससे मतलब आप एक कैंडिडेट, कॉम्पिटिटिव लेवल का एक कैंडिडेट बन जाओगे। नहीं तो फिर वही है, टाइम पास करने वाले यहाँ करके टाइम पास करते हैं। हाँ, तो एक सवाल और कि कितना फॉर्म भरे हो अभी तक? सर फॉर्म में भरा हूँ, ज़्यादा नहीं भरा हूँ, 4
7-8 भरा हूँ। 7-8 फॉर्म। तो ये 8वां फॉर्म था कि 8 फॉर्म छोड़ के 9वां फॉर्म? नहीं सर, जैसे मैं फर्स्ट टाइम भरा था फॉर्म सर ITBP का, हाँ। उसमें रनिंग पास आउट किया था और मैं उसमें रिटर्न एग्ज़ाम नहीं दिया था सर, ठीक है। और उसके बाद मैं एक आर्मी का फॉर्म भरा था जिसमें मैं रनिंग प्रैक्टिस नहीं किया था, पैर में बहुत पेन था तो रनिंग नहीं कर पाया था। और सेकेंड टाइम आर्मी का फॉर्म भरा था तो मैं रनिंग नहीं किया था, प्रैक्टिस ही नहीं किया था। और थर्ड टाइम भरा था तो मैं प्रैक्टिस किया था, मेरे पैर में प्रॉब्लम आ गया था। और उसके बाद मैं फॉर्म वगैरह और किसी का नहीं भरा हूँ। और उसके बाद मैं SSCGD का भरा था सर। उसके बाद मैं अभी BSF का भरा हूँ और मैं फॉरेस्ट गार्ड का भी भरा हूँ और मैं अभी नेवी का भी भरा हूँ और अभी इंडियन आर्मी का आएगा उसको भी भरूँगा। अच्छा, तो अभी BSF का भरा था, उसमें मेरा फिजिकल पास आउट हुआ है। फिजिकल पास कर दिया है ना BSF के में, और SSCGD का फिजिकल भी हो गया है, फिजिकल हो गया है और रिटर्न मेडिकल, हाँ रिटर्न हो गया है, फिजिकल हो गया है। अब मेडिकल का टाइम आएगा, उसके बाद मेडिकल दिलाने के बाद ज्वाइनिंग। तो इतना सारा फॉर्म निकालने के बाद ज़्यादातर लोग क्या हो जाते हैं, आराम से कंफर्टेबल जोन में चले जाते हैं, घर में आराम से बैठे रहते हैं, है ना। कुछ दिन बचा हुआ है, अब मेडिकल निकालेंगे और उसके बाद फिर तो सर्विस में जाना है, ये हम लोग का मानसिकता रहता है। लेकिन 2-2 एग्ज़ाम निकालने के बाद भी आप यहाँ पे क्या कर रहे हो और फाइट कर रहे हो इंडियन आर्मी के लिए भी और नेवी के लिए, मतलब ये अच्छा बात है ना। संघर्षशील जीवन जो है होना चाहिए, और अगर ये सभी निकल जाता है तो जो सबसे बेस्ट होगा उसी को ज्वाइन करोगे, बहुत बढ़िया है। नहीं तो आदमी तो यहाँ चपरासी बन जाता है, उसके बाद फिर राजा, है ना, राजा जैसा फीलिंग सरकारी ये बोलता है ना, मेरे सामने कोई कुछ नहीं है। आप लोग को कोई क्वेश्चन होगा तो पूछिए, क्योंकि ये जो है डेली मैं किसी को नहीं बुलाऊंगा अपने स्टूडेंट को कि हाँ भाई तुम आ जाओ, एक दिन तुम आ जाओ, ऐसा नहीं। आज मैं देख लिया, गेट के पास आके खड़ा हो गया, जय हिंद बोला मेरे को, तो मेरे को ध्यान आया, चलो भाई आज आए हो तो थोड़ा सा जानकारी दे दो। आप लोग का कुछ सवाल है तो पूछिए। कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, है ना? कुछ ज़रूरी नहीं है कि एकदम अच्छा ही सवाल हो। आज सामने में बैठे हैं, मौका है तो कम से कम बात करने का तो मौका मिले, ऐसा सोच करके कोई भी सवाल आप जो है पूछ सकते हैं। मैथ का तैयारी कैसे की थी? मैथ का तैयारी जैसे कि जो क्वेश्चन नहीं बन पाता था मेरे से ना, तो मैं सर से आके पूछता था और मैं उस क्वेश्चन को मार्क कर लेता था और उस पर मैं फोकस करता था बनाने के लिए, और उसको मैं ध्यान रखता था। जैसे जो क्वेश्चन है, जैसे नॉर्मली जो क्वेश्चन है एकदम सिंपल है, तो उसको मैं पढ़ता था, बनाता था, फिर उसको छोड़ देता था। जो लगता था हाँ क्वेश्चन ये आएगा, IMP है, ऐसा टाइप में ऐसा क्वेश्चन पूछता है ना, तो उसको मैं स्टार मार्क करता था। और जो क्वेश्चन मेरे से नहीं बनता था, एकदम है कि नहीं बनेगा, मैं अटक जाता हूँ, फंस जाता हूँ, ऐसा टाइप क्वेश्चन, उसको गोला मार्क करता था और मैं सर से आकर क्वेश्चन करता था। तो 4-5 क्वेश्चन मेरा लगभग रहता था जो सर से आकर मैं करता था, इस टाइप का क्वेश्चन। और जो कुछ समझ नहीं आता था, जैसे कि ऐसा टाइप का कौन सा चैप्टर का क्वेश्चन है, तो मैं ऑनलाइन क्लासेस देख लेता था सर का, उस टाइप से मैं कवर करता था। जो चैप्टर में, जैसे कि मान लो कोई चैप्टर है लेकिन एक ही चैप्टर में 3-4 टॉपिक होती है ना, जैसे कि हम लोग रेल पट्टी पढ़ते हैं जो भी है, उसमें भी 3-4 टॉपिक है, उसमें 3-4 तरह से क्वेश्चन पूछता है, तो अलग अलग टॉपिक में रहता था, तो एक टाइप का बन रहा है, सेकेंड टाइप का नहीं बन रहा है, तो उस टाइप को मैं फॉलो करता था, उसको मैं कवर करता था। देखिए, है ना, मैं अभी बताया कि जो नहीं बन रहा है उसको छोड़ दो, है ना। ये देखो कि किसका वेटेज ज़्यादा है। मान लो जाए 10 टॉपिक है हमारे पास, 10 टॉपिक में आपको 4 टॉपिक जो है समझ नहीं आ रहा है या डिफिकल्ट हो रहा है, तो छोड़ दो 4 टॉपिक को, 6 टॉपिक को कवर करो, लेकिन वो 6 टॉपिक को जो कर रहे हो ना उसको 100% करो। जैसे अभी इरफान ने बताया कि जो क्वेश्चन नहीं बनता था उसको टिक लगा के रखता था, उसको यहाँ मेरे पास आके कोचिंग में पूछता था। तो ये भी कर सकता था कि चलो ठीक है नहीं बन रहा है छोड़ देता हूँ भाई, 100 सवाल में से 10 ही नहीं बन रहा है ना, 90 तो बन रहा है, लेकिन वही 10 सवाल जो आपको डिमोटिवेट करेगा। आप हमेशा सोचोगे कहीं इसी में से सवाल आ गया तो कैसे करूँगा। और अगर आप एग्ज़ाम दिलाने जा रहे हो और आप एक मोटिवेट नहीं हो वहाँ पर, है ना, आपके अंदर में मतलब एकदम फीलिंग नहीं है कि हाँ हो जाएगा जो भी सवाल पूछे, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ करके आप ज़रूर आओगे। अगर हम 50% भी तैयारी कर रहे हैं, 60% तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हमारे दिमाग में ये है कि जो 60% ही किया हूँ सिलेबस को वो पूरा कंप्लीट किया हूँ, कोई भी कहीं भी कुछ भी सवाल पूछे बनेगा ही बनेगा मेरे से, तो वो मोटिवेशन ही आपको सफलता दिला देगा। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है मोटिवेट रहना। चलिए, और किसी का कुछ सवाल है तो पूछिए। मैं पूछ
चलिए कुछ है ना, ये पहली बार हो रहा है कि मैं सामने ये बोलना चाहूँगा सर कि जैसे कि कोई भी हो, कहीं भी किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं ना, तो अगर कोई बोल रहा है, जैसे आप तो पहले भी नीचे बैठो, मान लो कभी किसी स्टेज में जाओगे, वहाँ पर बोलने के लिए मौका मिलेगा, तो वहाँ नहीं बोल पाओगे। इसलिए नहीं बोल पाओगे कि अभी यहाँ मेरे से क्वेश्चन नहीं कर पा रहे, तो आप में ये कमी है ना, इसको आप पूर्ति करो। ये बहुत सही बात है। जैसे आप स्कूल में भी अगर आपको सामने से खड़ा कर दिया जाए, बोला जाए बोलने के लिए ना, तो आप नहीं बोल पाओगे। साहब हंस रही है उसको लग रहा होगा मेरी तरफ बोल रहा है नहीं, ऐसा नहीं है सर, किसी को भी होना चाहिए। अगर कोई क्वेश्चन कर रहा है तो सर हम बोलने की क्षमता होना चाहिए। अगर आप पीएससी में सर इंटरव्यू देना पड़ता है, तो इंटरव्यू में क्या पूछता है सर, आप क्या बता रहे हो उसी के हिसाब से वो पूछते हैं क्वेश्चन। हाँ, वो सवाल तो नहीं पूछेगा, बताइए ये जो है पानीपत का युद्ध कब हुआ था, भाई आप सब जानते हो तभी वहां तक पहुंचे, वो पुराना सवाल फिर से नहीं पूछेगा। तो यही पूछेगा आपका नाम क्या है, आपके नाम का मतलब क्या है, कहाँ से आते हो, वहाँ कोई ऐतिहासिक जगह है क्या। और इसका पूछने का उद्देश्य यही है कि वो आपके व्यक्तित्व का परीक्षण करना चाहता है कि व्यक्ति की पर्सनालिटी कैसी है। और आप यहाँ पर बैठे हैं और सवाल नहीं पूछ पा रहे हैं, तो स्टेज में कैसे पूछेंगे आप। बड़े लेवल पे बड़े लोगों से पूछते हैं, बड़े लोगों से बात करना है, तो कैसे बात करोगे इस चीज़ को देखने के लिए इंटरव्यू में। सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अपने अंदर के डर को ख़त्म कीजिए। किसी से भी कहीं पर सवाल पूछने की हिम्मत अपने अंदर लाइए। और किसी का कोई सवाल, और ये हमारे जितने भी विद्यार्थी हैं, है ना, और हम लोग वीडियो बना रहे हैं और ये बहुत से लोग देखेंगे चैनल में जाने के बाद, तो इनके लिए कोई संदेश देना चाहते हैं आप तो दे सकते हैं। सर मैं ये बोलना चाहूँगा, जो कर रहे हो उसको अच्छे से करो, नहीं कर रहे हो छोड़ो। हाँ, ये है ना, टाइम पास मत करो जी, है ना, जो कर रहे हैं वो अच्छे से कीजिए। और बच्चा आशीर्वाद है आपको, है ना, आप लंबे समय तक किसी अच्छे पद पर जाइए। और मेरे पास तो ऐसे शिक्षक के पास तो कुछ होता नहीं है गिफ्ट वगैरह, है ना, एक शिक्षक पेन ही दे सकता है। तो मैं आपको जो है आशीर्वाद स्वरूप जो है एक पेन देता हूँ। अच्छा चलो, ये क्वेश्चन आ गया है, इसके बाद चलिए कोई बात मैं नहीं। पूछ रही थी कि आपने पहले से सोच रखा था कि मुझे ये करना है, कि आपने किसी को देख के प्रेरित हुए हो? नहीं, मेरे को बचपन से डिफेंस में जाने का मतलब मेरे जो सीनियर थे, जैसे मेरे मामा, मैं पहले ननियाल में रहते थे, हमारे मम्मी, मेरे मामा के जो फ्रेंड लोग थे ना, उन लोग प्रैक्टिस करते थे, उनको देख के मैं मतलब मोटिवेट हुआ था ऐसा टाइम में। और मैं करीबन स्टैंडर्ड 2-3 में था, तब से मेरे को ये प्रेरित है कि मेरे को डिफेंस जॉब में जाना है। तब से मैं सोच रखा हूँ, मतलब 2007 से। आपने पहले से सोच रहा हाँ। था कि आर्मी में ही जाना है। हाँ। चलिए थैंक यू, यहाँ पर आप आए और समय दिए, बस ये छोटा सा गिफ्ट है।